Hey everyone, another day with another concept of economy. Welcome to my channel, स्नेहा दिस साइड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज का टॉपिक है इनडायरेक्ट ट्रांसफर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नाउअडेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी। सो इसका फॉर्मल डेफिनेशन और कंटेंट देखने से पहले एक सिनेरियो को समझते हैं। ओके, लेट्स सी। सिनेरियो ये है कि एक पेरेंट कंपनी है, दैट इज जो मेन कंपनी होती है अल्फा, ठीक है, और ये यूएस की कंपनी है। उसकी सब्सिडियरी है बीटा लिमिटेड, जो कि मॉरिशस में बेस्ड है, और ये 100% अल्फा के अंदर है। और एसेट बीटा लिमिटेड जो है उसका मेजोरिटी स्टेक है एक गामा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि इंडिया की कंपनी है, ठीक है, जो इंडिया में एक पावर प्लांट को ऑपरेट करती है। तो ये देखा हमने। अब देखते हैं कि ये आखिर इनडायरेक्ट ट्रांसफर है क्या। तो यहाँ एक पेरेंट कंपनी है, उसकी सब्सिडियरी है बीटा, जो कि मॉरिशस में है, और मॉरिशस की कंपनी बीटा है, उसका एसेट जो है वो गामा कंपनी में है, मेजोरिटी स्टेक दैट इज 51%, ठीक है, और वो इंडिया की कंपनी है जो कि एक पावर प्लांट को ऑपरेट करती है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर हुआ कैसे? मान लो एक कंपनी है डेल्टा, और ये जो अल्फा कंपनी है और डेल्टा कंपनी दोनों में एक डील होता है, और अल्फा जो है, जो जिसके पास एक सब्सिडियरी कंपनी थी मॉरिशस की बीटा, वो डेल्टा को बेच देती है एक सर्टेन अमाउंट पे। ओके, तो डेल्टा जब ये खरीदती है तो एक तरीके से अगर देखो तो बीटा के पास जो कुछ भी होगा वो डेल्टा डेल्टा का ओनरशिप हो जाएगा उस पर। तो इस कॉन्टेक्स्ट से अगर देखें तो गामा जो है, जो बीटा के अंडर में है मेजोरिटी स्टेक, वो डेल्टा की हो जाएगी, राइट। अब ये अल्फा की ना होकर के गामा डेल्टा की हो जाएगी। तो इसका जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू है, इससे जो है वो डेल्टा अर्न करेगा, दैट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो अल्फा है वो गामा के स्टेक को डेल्टा को ट्रांसफर कर रही है बीटा को बेच करके। तो इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर। अब हम देखेंगे कि ये होता क्यों है। ये होता इसलिए है कि मान लो कि कोई कंपनी है और वो अपना दूसरा ब्रांच किसी और कंट्री में खोलना चाहती है, तो वो डायरेक्टली वो खुद से उस कंट्री में अपना ब्रांच नहीं खोलेगी। वो पहले क्या करती है कि वो एक टैक्स हेवन कंट्री होती है, लाइक मॉरिशस, केमन आइलैंड्स। टैक्स हेवन इसलिए क्योंकि वहाँ टैक्स नहीं लगता। वहाँ पे एक अपनी सब्सिडियरी खोलती है और उस सब्सिडियरी कंपनी को बोलती है कि तुम इस कंट्री में इन्वेस्ट करो, इस चीज़ में इन्वेस्ट करो, ताकि उनको टैक्स से बच जाते हैं, वो लोग अवॉइड कर देते हैं टैक्स को, तो उनका पैसा बचता है। तो मेन कॉन्सेप्ट ये हुआ। अब हम देखेंगे इसके डेफिनेशन को। तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर occurs when an entity transfer an asset indirectly by transferring shares or ownership in an intermediary entity that holds the asset. These are often used in cross-border transactions and may have tax implications. Example, indirect transfer in cross-border investment. मतलब जब एक एंटिटी एक एसेट को इनडायरेक्टली ट्रांसफर करती है किसी दूसरे एंटिटी को जो कि वो एसेट होल्ड करता है, जैसे कि इनडायरेक्टली अल्फा ने बीटा को ट्रांसफर करके डेल्टा के पास, अल्फा ने क्या किया, गामा का एसेट जो है वो डेल्टा को दे दिया, ठीक है। ये समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट एक बार अच्छे से समझ के देखना। तो ये पूरा यहाँ का कॉन्टेक्स्ट है। अब एक बहुत ही फेमस केस था वोडाफोन केस। वोडाफोन केस क्या था? एक पेरेंट कंपनी थी हांगकांग की, हचिशन ग्रुप। उसने क्या किया, नेदरलैंड जो कि एक टैक्स हेवन कंट्री है, वहाँ एक अपनी सब्सिडियरी बैठाई, और उस टैक्स हेवन कंट्री में जो सब्सिडियरी थी उससे इन्वेस्ट करवाया इंडिया में, जो कि हज, आपने सुना होगा हज के बारे में, हज, और वहाँ पे उसके अंडरलाइंग एसेट्स थे। अब वोडाफोन कंपनी जो है वो हांगकांग के हचिशन ग्रुप को खरीदती है। तो अगर ये हांगकांग के हचिशन ग्रुप को खरीदेगी तो इसके पास जो भी अंडरलाइंग एसेट हो, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, वो तो वोडाफोन के पास आएगा। तो ये हज जो है इनडायरेक्टली वोडाफोन के पास आ जाता है। तो इंडियन कंपनी के इंडियन जो ऑफिसर्स हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं, उनके दिमाग में ये आया कि ये तो इनडायरेक्टली इनको बेच दे रहा है, मतलब हमारे पास जो टैक्स आना चाहिए, जो कि एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट के लिए, वो तो हमें नहीं मिल रहा है, ये लोग इसे अवॉइड कर दे रहे हैं और ये अपना बेनिफिट देख रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया,
इंडियन जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने क्या किया, इनको बोला कि आप मेरे को टैक्स दो। तो वोडाफोन ने बोला मैं कैसे टैक्स दे दूँ? ये तो आपके इंडियन जो इनकम टैक्स वाला जो लॉ है उसमें तो आता ही नहीं है। तो वोडाफोन ने इस चीज़ को बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपको जो है वो इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा, टीडीएस जो है वो देना पड़ेगा, जो सोर्स पे टैक्स कटती है वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन वोडाफोन इस जजमेंट से संतुष्ट नहीं हुई और इसने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। और अपील करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को गलत बता दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, इनकम टैक्स जो एक्ट है उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, इसलिए वोडाफोन को कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब के बाद इंडिया ने क्या किया, इंडिया में क्या हुआ कि इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया। तो वो अमेंडमेंट क्या था कि अगर मतलब ऐसा कुछ कोई भी कंपनी जो है वो इंडिया में अगर उसका अंडरलाइंग एसेट है और वो उससे कमा रहे हैं उसके ट्रांजैक्शन से या फिर उसके सेल और बाई से, तो उनको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। और उन्होंने एक प्रोविज़न यहाँ सेट किया, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। अब ये क्या है? तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन ये है कि अगर आपको इन्होंने जो अमेंडमेंट किया था वो अमेंडमेंट जो है पिछले जितने भी ट्रांसफर हुए होंगे ऐसे उन सारे कंपनियों पे लगेगा। दैट इज रेट्रो, मतलब पहले के जो भी केसेस हैं उन पे लगेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट के बाद क्या हुआ कि वोडाफोन भी इसके एम्बिट में आ गया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के। अब इंडिया की ऑथोरिटीज ने बोला अब तो हमने टैक्स लॉज भी अमेंड कर दी, अब तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, लेकिन वोडाफोन था जिद्दी। उसने क्या किया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, इंटरनेशनल कोर्ट जिसको बोलते हैं, हेग में ये है, हेग नीदरलैंड्स में, यहाँ इसने एक पिटीशन फाइल की कि मतलब सारे केस को बताते हुए। तो एट लास्ट क्या हुआ, वेरी शॉर्ट में इसको समझते हैं। एट लास्ट क्या हुआ कि इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसने बोला कि नहीं, इंडिया का जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो रेट्रोस्पेक्टिव के हिसाब से गलत है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि पिछले जो भी मतलब कंपनीज हैं इनके एम्बिट में आते हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इंडिया इस जगह पे गलत है और उन्होंने वोडाफोन कंपनी को विक्ट्री करार दिया। तो इस तरीके से वोडाफोन इस केस को जीत जाती है। तो ये पूरा फेमस वोडाफोन केस था। टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है कि इंडिया ने ऐसे लॉ को क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसलिए कि ये इंश्योरिटी बनी रहे कि वो जो जितने भी गेन हो रहे हैं, जो कि मान लो कि ये गामा कंपनी के इनडायरेक्ट ट्रांसफर से डेल्टा को जो गेन हो रहा है वो इंडिया उसको टैक्स कर सके और इंडिया को उससे रेवेन्यू मिले। ठीक है, इंडिया को लॉस ना हो। तो अंडर सेक्शन 9(1) सब क्लॉज 1 इनकम टैक्स एक्ट 1961 अमेंडेड आफ्टर द वोडाफोन केस, और इंडिया जो है वो कर सकती थी अंडरलाइन एसेट को टैक्स कर सकती थी, जो कि बाद में इसको परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इसको गलत बता दिया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट पे एक PYQ भी यूपीएससी ने पूछा है, तो उस क्वेश्चन को एक बार डील करते हैं। क्वेश्चन है, which one of the following situations best reflect indirect transfers often talked about in media recently with reference to India? इंडिया के रेफरेंस में इनडायरेक्ट ट्रांसफर जो कि हमेशा न्यूज में आता है वो है क्या? तो ऑप्शन रीड करते हैं। An Indian company investing in a foreign enterprise and paying taxes to the foreign country on profit arising out of its investment. ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है कि इंडियन कंपनी इन्वेस्ट कर रही है और टैक्स पे कर रही है। तो हमने जहां तक अभी तक जो देखा उसके हिसाब से ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन है, अ फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। अब थर्ड ऑप्शन है, इंडियन कंपनी परचेजेस टैंजिबल एसेट्स इन फॉरेन कंट्री एंड सेल्स सच एसेट आफ्टर देयर वैल्यू इंक्रीजेस एंड ट्रांसफर द प्रोसीड्स टू इंडिया। इंडियन कंपनी तो खरीदती नहीं है इस ट्रांसफर में, तो ये गलत होगा। फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटैंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। तो अगर आप ऑप्शन बी और डी में देखते हो तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें बोल रहा है फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करती है इंडिया में और टैक्स पे करती है। तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर में हमने देखा कि ये टैक्स को अवॉइड करने के लिए ये करते थे और इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करती है, इंडिया के अंडरलाइंग एसेट को जो किसी कंपनी के पास होता है वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर करती है। तो ये भी ऑप्शन गलत है और इस ऑप्शन को देखिए तो ये ऑप्शन करेक्ट है
कि फॉरेन कंपनी ट्रांसफ़र करती है शेयर को, जिस शेयर का वैल्यू जो है इंडिया में लोकेट करता है एसेट के माध्यम से। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नए दिन। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।